Assalamualaikum students, hopefully you will be fine. So in today's lecture we have to discuss about normal probability distribution, which is part of continuous probability distribution. So moving toward our first slide, we have few points about normal population probability distribution. That's figure of family of distributions. So our first point is it is belly shaped and has a single peak at the center of the distribution. Second point, it is symmetric about the mean. That's figure of symmetricity. It is asymptotic. The location of a normal distribution is determined the mean, and the dispersion is determined by the standard deviation. In normal probability distribution, the arithmetic mean, median and mode are equal. The total area under the curve is 1. That's the slide of standard normal probability distribution. यहाँ पे हमारे पास हम कह सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं जिसकी बिना पे हम किसी भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटीज़ की। अब स्टैंडर्ड क्या बनाया गया? स्टैंडर्ड ये बनाया गया कि जो मीन होगा वो यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 रखा गया। इसे हम जी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो भी z की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू हमें दी जाएगी, वहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे। किस फार्मूले से? वो फार्मूला जो यूज़ होगा वो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, और ये वो टेबल होगा जिसके तहत या जिसके मदद से हम इस z का आंसर निकाल सकेंगे, z की प्रोबेबिलिटी का आंसर फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया 1.50। अगर आप यहाँ पे चेक करो कि हमारे पास यहाँ पे 1.5 है और ये 0 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? वो वैल्यू आपके पास आ रही है, यहाँ पे हमारे पास ये 1.5 कंसिडर किया है और ये 0 था क्योंकि 1.50 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास? इसका आंसर जब आप 1.5 को इस हॉरिजॉन्टल रो के अंदर आप चेक करते हो 0 पे, तो ये आ रहा है 0.4332। तो इस तरह हम आगे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक एग्जांपल है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसे चेक करते हैं कि वो किस तरह सॉल्व कर रहा है। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है? इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर आप चेक करें तो आपके पास इंफॉर्मेशन ये दे रहा है द वीकली इनकम ऑफ शिफ्ट फॉरमैन इन द ग्लास इंडस्ट्री फॉलो द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 1000 and a standard deviation of 100। यानी अब दो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। हमें जो अभी स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला चेकआउट किया था उसमें हमें म्यू चाहिए होता है, दैट इज मीन, पॉपुलेशन का मीन होता है इसलिए म्यू लिखा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा, वही चीजें हमें चाहिए होती हैं। अब आप अगर आगे मूव करें, what is the z value for the income? Let call it x of a foreman who earns 1100 per week for a foreman who earns 900 per week। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, x की दो वैल्यूज़ हैं। पहले हमें उसने x दे दिया है 1100, फिर हमें x दे दिया उसने 900। तो इन दोनों को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है 1100 एंड यहाँ पे हमारे पास सेकेंड एक्स की वैल्यू गिवन है 900।
अब x की हमारे पास दो वैल्यूज मौजूद थी उस फार्मूले में। ये जो हमारे पास फार्मूला पहले से मौजूद था, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इस फार्मूले में हमने वैल्यू को प्लेस किया है। x की जगह पहले हमने प्लेस किया 1100 एंड फिर x की जगह हमने प्लेस किया 900, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये म्यू और ये जो हमारे पास म्यू और सिग्मा गिवन है, ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है? ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इसकी वैल्यूज हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है और सेकंड भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या मौजूद है। ये 1000 और ये 1000 हमारे पास क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू थी और ये 100 हमारे पास सिग्मा की वैल्यू थी जो कि क्वेश्चन में दी गई थी। इसे सॉल्व किया, पहला आंसर आ रहा है 1 और दूसरा आंसर हमारे पास आ रहा है -1। ये वैल्यू किसकी आई हैं? ये वैल्यूज आई हैं z की। अब यही हमें यहाँ पे चेकआउट करना था कि हमने किस तरह से z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह हम इन्हें सॉल्व करते हैं। कुछ रूल्स के तहत एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल मौजूद है हमारे पास, उसमें दोबारा हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब अगर आप चेक करो तो कह रहा है विद द मीन लाइफ एज with the mean life is 19 hours और फिर आगे बात कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.2 hours। यानी दो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हैं। दोबारा से मीन गिवन है 19 एंड सिग्मा गिवन है 1.2। मीन का मतलब है म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है सिग्मा। ये दोनों पॉपुलेशन की हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ क्या चाहिए होती है? हमें x चाहिए होता है। अबाउट 68% ऑफ द बैटरीज फेल्ड बिटवीन व्हाट टू वैल्यूज। अब उसने प्रोबेबिलिटी दे दी है और हमसे मांग रहा है कि जी ये बताएं कि 68% पे कितने लाई करते हैं। कौन सी दो ऐसी वैल्यूज होंगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जिसके दरमियान 68% बैटरीज ऐसी होंगी जो फॉल कर रही होंगी। फिर 95% और फिर उनके दरमियान तमाम के बारे में डिस्कस करना है। तो हमारे पास कुछ एम्पेरिकल रूल्स होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो म्यू ±1 इंटू सिग्मा, बात मैं कर रहा हूँ जब वो कहता है 68% ऑफ द बैटरीज लाइज बिटवीन दिस, तो हमने फाइंड आउट क्या करना होता है? हमें निकालना होता है म्यू ±1 इंटू सिग्मा। ये 68% कवर करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में से है कि अगर हमें 68% फाइंड आउट करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो हम सिर्फ ये कर लें म्यू ±1 इंटू सिग्मा। तो जब इसे सॉल्व किया एक दफ़ा माइनस से तो हमारे पास 17.8 आ रहा है और जब एक दफ़ा प्लस से सॉल्व किया तो 20.2 आ रहा है। ये डायरेक्ट आंसर होंगे इनके एम्पेरिकल रूल यूज़ करते हुए। अब वो सेकंड में बात कर रहा है 95%। 95% हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? 95% के लिए हमारे पास फार्मूला होता है म्यू ±2 इंटू सिग्मा। तो उसे यूज़ करते हुए पहले माइनस से सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, और जब हमने इसे प्लस से सॉल्व किया तो हमारे पास सेकेंड वैल्यू आ रही है इसकी। अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड में हमारे पास म्यू ±3 इंटू सिग्मा जब सॉल्व किया तो हमारे पास, जब माइनस को सॉल्व किया है तो ये वैल्यू आ रही है और जब प्लस को सॉल्व किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। उसी को उसने यहाँ पे नीचे भी लिख दिया कि म्यू -3 सिग्मा ये आंसर है, म्यू -2 सिग्मा ये आंसर है, म्यू -1 सिग्मा ये पॉइंट है। म्यू का पॉइंट 19 था, क्वेश्चन में गिवन था। म्यू +1 सिग्मा 20.2 आ रहा है। ओके जी, तो ये हमें पता लगा कि ये म्यू -3 सिग्मा, म्यू -2 सिग्मा, म्यू -1 सिग्मा और प्लस के साथ भी हमने ये फिगर में शो कर दिया कि ये हमारा 68%, 95% और तमाम 100% वैल्यूज इसमें लाई कर रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है। द मीन वीकली इनकम ऑफ a shift foreman in the glass industry is normally distributed with the mean of this।
हमें मीन दिया हुआ है 1000 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 100। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है 1000 एंड 1100। तो 1000 से फाइंड आउट किया तो वो तो आ रहा है 0 के बराबर। जब मैंने x की जगह 1000 स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में पुट किया यानी z के फार्मूले में पुट किया तो ये वैल्यू आ रही है 0 के बराबर। और जब मैंने x की जगह 1100 पुट किया तो ये z की वैल्यू आ रही है 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेबल की तरफ मूव करना है। ये वो टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे मैंने देखना क्या है, ये 1.00 लिखा है तो 1.0 तो मैं यहाँ से देखूंगा वर्टिकल कॉलम से, और यहाँ रो से मैं ये देखूंगा 0.00, यानी ये जो 0 है ये यहाँ पे कंसिडर करना है और ये जो 1.0 पहले है वो यहाँ पे कंसिडर करना है। अब 1.0 और 0 को जब मैं कंसाइड करता हूँ, मीट करवाता हूँ, तो ये वैल्यू जो आएगी वो ये आंसर होगा 0 से 1 तक का। जो नॉर्मल टेबल के अंदर वैल्यूज गिवन होती हैं वो 0 to ऑनवर्ड होती हैं या 0 to बैकवर्ड होती हैं। तो हमेशा 0 से ही इनिशियल स्टार्ट होता है, क्योंकि मीन हमने यहाँ पे 0 ले लिया था, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कंसिडर किया था कि उसका मीन 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास गिवन है, अब दोबारा से मीन 1000 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 गिवन है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है कि बिटवीन 790 एंड 1000, तो यानी अब 1000 एक दफ़ा x की जगह 790 पुट करना है और एक दफ़ा x की जगह 1000 पुट करना है, और उससे जो भी वैल्यूज़ निकलेंगी वो हमारी z की वैल्यू होंगी। और फिर हमने बाय यूजिंग टेबल हमने z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब जब मैंने x की जगह 790 प्लेस किया है तो ये वैल्यू आ रही है -2.10, और जब मैंने x की जगह 1000 प्लेस किया है तो वो वैल्यू आपके पास आ रही है 0। अब मैं दरअसल क्या फाइंड आउट करना है, 0 से -2.10। अब जब भी एरिया की बात करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता तो आपको 2.1 को 0 में चेक करना है, तो ये आंसर आएगा 0.4821। ठीक है, 2.1 को 0 में टेबल में चेक किया तो वो आंसर आ रहा है 0.4821, और वही इसी फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है कि आपको 840 पहले x की जगह पुट करना है, फिर 1200 पुट करना है, क्योंकि उसी की प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ शिफ्ट फोरमैन इन द ग्लास इंडस्ट्री हुज इनकम इज बिटवीन 840, 1000 एंड 200। तो x की जगह पहले 840 पुट किया है, फिर x की जगह हमने 1200 पुट किया है, वो दो वैल्यूज आ रही हैं -1.6022। अब 0 से बैकवर्ड साइड पे हम मूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, यानी 1.60 विद माइनस साइन तो यहाँ होगा, और जो पॉजिटिव है वो हमारा ऑनवर्ड यानी आगे की तरफ मौजूद होगा। तो अब ये 0 to 2.0 को 0 में देखने से 0.4772 आंसर आ रहा है, और 0 को से 1.6 के लिए जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो मैंने 1.6 को 0 में देखा टेबल के अंदर, तो वो आंसर आ रहा था 0.4452। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, एग्जांपल है 9.6। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to z, 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.2। अब लाजमी सी बात है, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो कॉन्टिन्यूस हमेशा एक इंटरवल में लाई कर रही होती है, तो इसलिए हमें एक इंटरवल दे दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक, और वो इक्वल टू का मतलब है कि वो जो बाउंड्री वैल्यूज हैं यानी एंड पॉइंट जो हैं 0 और 1.2 वो इंक्लूडेड है। अगर इक्वल नहीं आता तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, यानी वहां पे अगर आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ी तो वैसे तो हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर सिर्फ लेस देन होता तो वो डॉटेड लाइन ड्रॉ होती। उसका मतलब ये होता है इससे आगे वाली वैल्यूज मौजूद हैं, आप ड्रॉ वहीं पे 1.2 पे ही करते हो उस सूरत में भी, पर वहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये होता कि ये जो 1.2 पे जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास शामिल नहीं है। तो ये थोड़ा फिगर्स में पहले भी मैंने डिस्कस किया था जब हमने बार चार्ट या हिस्टोग्राम ड्रॉ की, नहीं हिस्टोग्राम नहीं, स्कैटर्ड डायग्राम शायद ड्रॉ की थी, तब भी मैंने इसे एक्सप्लेन किया था।
अब जब मैं इसे फिगर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिगर में ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास फिगर बनती है 0 से 1.2। अब लाजमी सी बात है ऑनवर्ड की तरफ यानी राइट हैंड साइड पे ही 1.2 लाई करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो 1.2 पॉजिटिव साइड पे यानी राइट हैंड साइड पे मौजूद होगा। तो 1.2 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और वो दोनों लाइन सॉलिड लाइन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 0 पे भी सॉलिड है और 1.2 पे भी सॉलिड है। इसका मतलब ये है कि दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड है। अब ये मुझे फाइंड आउट करना है, जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है, ये एरिया मुझे शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। अब होगा क्या, फ्रॉम टेबल ऑफ एरिया अंडर द यूनिट नॉर्मल कर्व मैं 1.2 को 0 में चेकआउट करूंगा कि क्या आंसर आता है। तो ये हमारा वो टेबल है जिससे हमने देखना है, ये आपके पास मौजूद होता है, एग्जाम हॉल में भी ला सकते हो। 1.2 मेरे पास यहाँ पे नीचे मौजूद है और जो 0 है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो 1.2 को जब मैं 0 में देखता हूँ तो मेरे पास 0.3849 वैल्यू आ रही है, वही मेरा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू गिवन है 1.6520, यानी 1.65 नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा, क्योंकि 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होंगी और राइट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो 1.65 पे फिर सॉलिड लाइन ड्रॉ है, यानी ये पॉइंट्स इंक्लूड हैं। जो शेडेड मैंने ड्रॉ किया है वो हमारे पास एरिया फाइंड आउट करना है। अब होगा क्या, हमारे पास नेगेटिव एरिया कभी भी नहीं होता, तो इसलिए 1.6 को मैंने 5 में देखना है। तो 1.6 मेरे पास टेबल के अंदर ये 1.6 और यहाँ पे मैं ऊपर 0.05 फाइंड आउट करूंगा, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05। ये वो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है 1.6 और ये 5। तो इस तरह टेबल को देखा जाता है। 1.65 को जब मैं मीट करवाता हूँ दोनों को तो ये 0.4505 मेरा आंसर आ रहा है, वही मैंने वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के आंसर में लिख देना है। ये उस सूरत में है जब मेरे पास Z में आंसर्स गिवन है, X में नहीं है, Z में मौजूद है और मुझे डायरेक्ट टेबल से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास 0.60 से 1.67 का एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फिगर ड्रॉ होती है। अब 0 से ऑनवर्ड टेबल के अंदर मौजूद होते हैं। अब आप यहाँ पे चेक करो तो हमारे पास 0 से 0.6 और 0 से 1.67 तक का एरिया टेबल में गिवन होगा। अब मुझे तो ये शेडेड एरिया ड्रॉ करना है जो बिटवीन एरिया बन रहा है। हमेशा बिटवीन एरिया एक ही लेफ्ट हैंड साइड पे हो या राइट हैंड साइड पे, वो सब्ट्रैक्ट करके निकलता है। तो मैंने पहले क्या करना है, बड़े एरिया से छोटे एरिया को माइनस करना है। बड़ा एरिया क्या बनेगा, 0 से 1.67 तक बड़ा एरिया बनेगा, उससे सब्ट्रैक्ट करना है आपको 0 से 0.6 तक के एरिया को। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ एरिया टेबल से तो मेरे पास कुछ आंसर्स ये आते हैं। जब मैं 1.67 को चेक करता हूँ तो 1.6 और 7 यानी 1.6 मैंने यहाँ से देख लिया और 0.07 यहाँ से मैंने देख लिया। जब दोनों को मीट करवाता हूँ तो मेरे पास कुछ आंसर्स ये आ रहे हैं जो कि बनता है 0.4525। अब इसी तरह 1.6 को 0.6 को 7 में चेक करता हूँ, ये 0.6 है, 0.67 है। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.2257। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है। अभी इससे पहले प्रीवियस स्लाइड में हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है। तो हमारे पास 0 टू लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होंगी, 0 ऑनवर्ड यानी राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो 1.0 से 1.30 तक एरिया अंडर टेबल मुझे आंसर देगा और 0 से 2.18 तक मुझे एरिया टेबल आंसर देगा। इन दोनों को जब आप सम अप कर दोगे, मिला दोगे, तो वो शेडेड एरिया जो आपके पास शेड हुआ है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो मूव करते हैं। अब मैंने पहले क्या करना है, क्योंकि एरिया अंडर टेबल
जो टेबल में हमारे पास एरिया मौजूद है वो 0 to ऑनवर्ड और 0 to बैकवर्ड मौजूद है। तो पहले दोनों को अलग अलग आपने लिखना है। -1.30 लेस देन z प्लस 0 लेस देन z लेस देन 2.18। अब ये आंसर्स मुझे टेबल देगा। टेबल में जब मैं इसे चेक करता हूँ तो टेबल में मेरे पास आंसर ये आ रहा है। जब मैं देखता हूँ 1.3 को 0 में 1.3 और यहाँ से मैंने 0 देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.4032। और जब मैंने इसी तरह 2.1 को 8 में देखा यानी 0.08 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.4854। इन दोनों को लिख दिया है, सम अप करना है, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि एक लेफ्ट पे था एक राइट पे था तो हमने सम अप किया था। अगर दोनों पॉइंट हमारे पास लेफ्ट पे हो या दोनों पॉइंट राइट पे हो तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। अब फिर दोनों नेगेटिव हैं मतलब हमें दोबारा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट्स मौजूद होंगे। फिर वही बात, क्योंकि जो टेबल में हमें वैल्यूज गिवन है वो 0 to 1.96 और 0 से 0.84 तक मौजूद होंगी। तो हमने क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर फाइंड आउट करना है। अब करना क्या पड़ेगा, आपको पहले बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी यानी -1.96। अब हमें कंसिडर यही करना होता है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लिखा हुआ माइनस है, पर जब टेबल में आंसर देखा जाता है तो उस माइनस को इग्नोर करके देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे दोबारा बड़ा कौन सा एरिया हुआ 1.96 और छोटा कौन सा हुआ 0.84। इसलिए बड़े एरिया 1.96 को मैंने पहले लिख लिया है और छोटे एरिया यानी 0.84 को मैंने बाद में लिख लिया है। टेबल को देखते हुए हम इन वैल्यूज को लिखेंगे। जब 1.9 को 6 में देखता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.4750 और जब मैं 0.8 को 4 में चेकआउट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.2995। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आप कह रहे हैं जी z ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये पहला पार्ट है जो इस तरह का आया कि हमें ऑनवर्ड वैल्यू चाहिए, किसी पॉइंट से आगे की वैल्यू चाहिए। तो आगे की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास ग्राफ बनेगा या जो फिगर बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। 1.96 यहाँ पे पॉइंट होगा 0 से पॉजिटिव साइड पे और इससे आगे की वैल्यू चाहिए। आगे की वैल्यू ये बनेगी। अब हमें क्या करना है, जो टोटल एरिया अंडर कर्व होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा, वो 1 के बराबर होता है, यूनिट एरिया होता है। अब अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो 0.5 और 0.5 होता है, यानी 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे 0.5 और 0 से राइट हैंड साइड पे 0.5 हमारे पास एरिया मौजूद होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 0.5 है। अगर मैं ये 0.5 को इस आगे वाले एरिया से माइनस कर दूं, ये 0.5 से 0 से 1.96 वाले एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाता है। अब मैंने किया क्या, इस तरह लिखा, क्योंकि बड़ा एरिया 0.5 बनेगा, छोटा एरिया 1.96 बनेगा। वो 0 से 1.96 तक का एरिया मुझे टेबल दे देगा। जब मैं टेबल में इसे देखता हूं तो 1.9 को 6 में देखना है, 1.9 को 0.06 में अगर आप चेक करते हो तो ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.4750 आ रहा है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, 0.475 आ रहा है ये वाला एरिया, और इस एरिया को देखते हुए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे ये भी मिस्टेक थी कि यहाँ पे 1.96 है, गलती से यहाँ पे 1.67 लिखा गया था, यहाँ 1.96 आता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड पे है और आगे का एरिया चाहिए, ऑनवर्ड एरिया चाहिए, ठीक है। तो फिर नेगेटिव में वैल्यू मौजूद है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगी, तो 0 टू लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, 2.15 वाली 0 to 2.15 वाली वैल्यू हमें टेबल दे देगा। बाकी हमें क्या करना पड़ेगा, 0.5 से उसे माइनस करना पड़ेगा। अब फिर बड़ा एरिया कौन सा होगा, 0.5 से -2.15 0 वाला एरिया हम माइनस कर लेंगे। कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, टेबल हमें ये वैल्यू देगा। 2.1 को हमने 5 से कंसाइड करना है, 2.1 को 0.05 में देखो तो 0.4842 वैल्यू मेरे पास आ रही है।
और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा मुश्किल करते हैं क्वेश्चंस को। अब हमारे पास x में वैल्यूज़ मौजूद हैं, x से z में जाना है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की, वहाँ पे z में वैल्यूज़ मौजूद थी और हमें क्या करना था, हमें x z में ही आंसर देना था। पर अब टेबल में तो जो आंसर है वो z में है, तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो x में है, तो पहले हमें x से z में जाना पड़ेगा और फिर z से टेबल में देख के हमें अपना आंसर देना पड़ेगा। अब म्यू 50 है और सिग्मा स्क्वायर 25 है और हमें फाइंड आउट क्या करने को दे रहा है, म्यू 50 है, सिग्मा स्क्वायर 25 है, कह रहा क्या है 0 to 40 फर्स्ट पार्ट के अंदर, फिर सेकंड पार्ट के अंदर 55 to 100। फर्स्ट पार्ट के अंदर गिवन ये है कि म्यू 50 है और सिग्मा स्क्वायर 25 है। फार्मूला स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का हमारे पास ये बनता है, SNV भी कहते हैं इसे। सिग्मा हमें चाहिए होता है, हमें वेरिएंस दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है तो अंडर रूट ले लिया, सिग्मा की वैल्यू आ रही है 5, फार्मूले में पुट किया, म्यू की जगह 50 आ गया, सिग्मा की जगह 5 आ गया। फर्स्ट पार्ट के अंदर अब हमने पहले x की जगह क्या प्लेस करना है 0 और फिर x की जगह क्या प्लेस करना है 40। फाइंड आउट किया, z की वैल्यू को सॉल्व किया, यानी तो एक z का आंसर आ रहा है -10 और एक आ रहा है -2। अब हमने जब इसे लिखा, जब हमें क्वेश्चन 0 <x <40 था, तो जब उसे हमने z में कन्वर्ट किया तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ -10 ≤ z <-2 बन रहा है। अब हमें करना क्या है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, दोनों नेगेटिव वैल्यूज बन रही हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे होंगी, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर लेना होगा। अब ये फिगर बनेगी हमारे पास, शेडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अगेन 0 से 10 तक का एरिया टेबल में गिवन होगा और 0 से 2.0। अब 10 के साथ कुछ नहीं लिखा तो 10.00 कंसिडर किया जाएगा। अब हमारे पास जो बड़े एरिया से छोटे एरिया को माइनस करना पड़ेगा, लाजमी सी बात है 10 बड़ा एरिया बनेगा क्योंकि नेगेटिव को ओमिट करके या नेगेटिव को इग्नोर करके हम टेबल में देखते हैं, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। जब हम टेबल में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आप अगर टेबल पूरा चेक करो तो हमारे पास टेबल में 3.4 या 9 या कुछ अच्छे टेबल में 4.5 टू ऑनवर्ड वैल्यूज नहीं मौजूद होती। अब 10.0 कहाँ से आएगा जब टेबल में नहीं मौजूद, तो जब आप 3.4 या 4.9 या 4.5 तक जाते हो तो हमारे पास टेबल की जो वैल्यूज हैं वो 5.5 को अप्रोच कर जाती हैं, तो यानी टोटल एरिया आना शुरू हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो हम जो 10.00 है हम उसे 0.5 ही 0 कंसिडर करेंगे क्योंकि हाफ एरिया है। टोटल एरिया अंडर कर्व हमारे पास 1 बनता है, अगर हाफ पे डिवाइड कर दो तो 0.5, तो 0 से -10.00 0.5 आ गया। ये 2.00 को हम टेबल में देख लेंगे, 2.0 को जब 0 में देखते हैं तो 0.4772, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आप और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। अब सेकंड पार्ट में पहले 55 है और फिर 100 है, दोनों वैल्यूज 50 से बड़ी हैं तो दोनों वैल्यूज राइट हैंड साइड पे लाई करेंगी। राइट हैंड साइड पे लाई करने की वजह से जो जी के आंसर हैं वो भी पॉजिटिव होंगे, वो भी राइट हैंड साइड पे ही आएंगे। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, इसकी फिगर और जी वाले की फिगर थोड़ी चेंज है। अगर आप यहाँ पे भी देख लो तो यहाँ पे हमारे पास पहले जी की फिगर, हमने एक्स की फिगर ड्रॉ की है और ये जो नीचे फिगर ड्रॉ हुई है वो जी की है। तो ऊपर एक्स वाली फिगर ड्रॉ होती है, ये 0 और ये 10 और ये 40, और यहाँ पे भी हमारे पास ये 55 और ये 100 आएगा, और ये जी की वैल्यूज हैं 1.0 और 10। ये इसी तरह ड्रॉ होता है फिगर, आपने इसी तरह ड्रॉ करनी है। पहले हमारे पास x की वैल्यू है 55 और फिर x की वैल्यू 100। जब आप इसे चेकआउट करते हो तो फार्मूले को सॉल्व करने के बाद आपके पास z में कन्वर्ट होने के बाद, z में ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक x की वैल्यू, एक z की वैल्यू आ रही है 1 और एक आ रही है 10। अब दोनों हमारे पास राइट हैंड साइड पे मौजूद हैं, तो बड़े वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 0 <= z <= 10 हमारी बड़ी वैल्यू होगी और छोटी वैल्यू हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 <z <= 1 बनेगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि पहले भी डिस्कशन होगी, अगर दोनों लेफ्ट तरफ हैं तो भी सब्ट्रैक्ट, दोनों राइट तरफ हैं तो भी सब्ट्रैक्ट। दोनों अगर एक ऐसा पॉइंट है जो लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, 2 पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं, तभी हम उसमें प्लस करते हैं। अब जब इसमें भी
टेबल में मैं चेक करूंगा तो 10.0 तो ला ही नहीं करता। अब अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने इसीलिए फुल टेबल को यहाँ पे दिखा दिया है कि 3.65 को अगर आप देखो तो ये 0.4991 बन रहा है, यानी इससे ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यू होंगी वो 0.50 को अप्रोच कर जाएंगी। तो इसलिए जो भी 3.6 अगर z की वैल्यू आ रही है या इससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो आप उसे 0.50 ही कंसिडर करोगे। अब 1 लिखा हुआ था तो 1.00 कंसिडर किया जाएगा। 1.0 को 0 में देखा तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 0.3413, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारे पास सेम एग्जांपल है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही हमारे पास मौजूद है। मीन गिवन है 3.5, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 1.0 और जो आगे फाइंड आउट करने को कह रहा है वो 12 मंथ्स कह रहा है। तो गिवन है 3.5 और सिग्मा गिवन है 1। फार्मूला लिखना है आपने, पहले एक्स की जगह पुट करना है, म्यू और सिग्मा की वैल्यूज को प्लेस कर देना है, फिर हमने एक्स की जगह 1.0 को प्लेस किया है। 1.0 को प्लेस करने से, क्योंकि 12 मंथ 1 ईयर बनता है, तो इसलिए एक्स की जगह 1.0 प्लेस होगा, क्योंकि जब मीन दिया हुआ था तो वो 3.5 ईयर है और सिग्मा भी अगर आप चेक करो तो 1.0 ईयर, यानी वो दोनों ईयर में मौजूद हैं। तो x की वैल्यू 12 मंथ कह रहा है तो वो मंथ में नहीं हो सकती। अगर 6 मंथ होता तो 0.6 x की वैल्यू कंसिडर की जाती। अभी क्योंकि ये पूरा हमारे पास 12 मंथ दिया हुआ है तो 1 ईयर कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। टेबल फिगर उसी तरह बनेगी। टेबल को यूज करते हुए हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। टेबल से वैल्यू जो आ रही है 2.5 को 0 में देखा तो 0.4938 वैल्यू आ रही है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो 0.62% सेल को हेंस 0.62% ऑफ सेल नीड रिप्लेसमेंट बिफोर 12 मंथ, यानी 1 साल पूरा होने से पहले हमारे पास कुछ 0.62% चीज़ें ऐसी होंगी जो सेल आउट करने से पहले हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, वरना हमें कुछ इस तरह के इंसिडेंट फॉलो करने पड़ सकते हैं कि वहाँ पे सेल आउट 0 होना शुरू हो जाए या हमें लॉस होना शुरू हो जाए। 9.8 प्रॉब्लम। अब यहाँ पे भी हमें मीन लाइफ दी हुई है, मीन लाइफ 40 डेज और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 यानी सिग्मा दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, इफ 1 लाख पेयर्स आर इशूड हाउ मैनी will need replacement before 35 days and after 46 days। दो चीज़ें हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, दो पार्ट अलग हैं। क्योंकि उसने 1 और 2 करके कंसिडर नहीं किया तो मैं इसे एक ही फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ। म्यू गिवन था 40 और सिग्मा गिवन था 8। अब क्योंकि म्यू भी हमारे पास 40 डेज है और सिग्मा भी 8 डेज है, दोनों डेज में है, और जो एक्स वैल्यूज हैं वो भी डेज में है, तो हमें यहाँ पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू को प्लेस करना है। वो 40 है और सिग्मा 8 है। क्योंकि अलग इसने पार्ट नहीं किया था तो मैंने इस प्रॉब्लम में मैंने दोनों को एक ही जगह मैंने फिगर में ड्रॉ कर दिया। पार्ट दो अलग ही हैं। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर कह रहा है 35 बिफोर 35 यानी 35 बैकवर्ड वाला एरिया फाइंड आउट करना है। लाजमी सी बात है 0.5 से हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। किसे 0.62 को माइनस करना पड़ेगा। जब हम इसे टेबल में देखते हैं, टेबल में वैल्यू इसकी आ रही है 0.2340 और जब इसे 0.5 से माइनस करते हैं तो 0.2660 आंसर आ रहा है। इसे 1 लाख से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 26,600 पेयर ऐसे होंगे जो रिप्लेस करना ज़रूरी हैं। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास 46x की जगह प्लेस करना है तो 0.75 आ रहा है। उसी तरह जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, आपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है और उसे 1 लाख से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 22,660 पेयर्स ऐसे हैं जो कि रिप्लेसमेंट की जिन्हें ज़रूरत है।
ये कुछ इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हो और इन्हें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वर्स यूज़ किस तरह से होता है। इन्वर्स यूज़ को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसी तरह से जैसे हमने पहले किया। पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या क्या फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहाँ पे चेक करो, कह रहा है मीन लाइफ इज 67890, तो हमारे पास इसने खुद लिख दिया जो मीन लाइफ है वो क्या है 6790 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या गिवन है वो है 2050। नो मोर देन 4%। परसेंट का मतलब है ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। वो कह रहा ये है कि कोई कंपनी है जो इसका मीन माइलेज ये है, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन यानी उसके टायर्स में जो वेरिएशन है वो ये है 2050 माइल्स। अब कह रहा है कि आप ये बताएं Leighton wants to set the minimum guarantee mileage so that no more than 4% of the tire will have to be replaced। कहता है कि ऐसी परसेंटेज मालूम करें कि उसमें हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो 4% एरिया आपको चेक करना पड़ेगा। अब परसेंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी दी हुई है, हमने जब इसे ड्रॉ किया तो 4% कहीं यहाँ पे लाई करेगा। अब ये जो x की वैल्यू है जो मैंने सर्कल भी कर दिया, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अगर आप, हमें पहले ही पता है जो एरिया अंडर नॉर्मल कर्व है वो 1 के बराबर है, और अगर उसे हाफ में डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के अंदर तो 0.5 और 0.5, तो 0.5 से जब 0.400 यानी 4% को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.4600। अब इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल में हमें ये करना पड़ता है कि हमें टेबल को इन्वर्स यूज करना पड़ता है। अब जब मैं टेबल को इन्वर्स यूज करता हूं तो मैंने 0.4600 को फाइंड आउट करना है कि 0.4600 कहाँ लाई कर रहा है। तो हमारे पास अब हमें देखना ये पड़ेगा कि 0.460 मैंने यहाँ पे पूरे टेबल के अंदर फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास ये दो जगहें बनती हैं, एक ये जगह और एक ये जगह, जहाँ पे 0.4600 तो एग्जैक्ट नहीं मौजूद, पर दो वैल्यूज मौजूद हैं जिनके करीब वैल्यू लाई करेगी। अब ये जो लिखा हुआ है ये यही चीज़ सारी डिस्कस की गई है कि हमने किस तरह से इसे चूज़ किया है या हमने किस तरह से इसे लिखा है 1.75। तो आप इनने ये चेक किया, वो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि मैंने ये चेक किया कि 0.4599 या 0.4608 में से कौन से ज़्यादा क्लोज है 0.4600 से। तो वो मेरा आंसर बनता है जो 0.4599 है वो मेरे पास ज़्यादा क्लोज बनता है किससे 0.4600 से। तो मैंने इसी को फॉलो करते हुए मैंने ये किया कि मैंने इन दोनों के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर ली और वर्टिकल। जब मैंने लाइन ड्रॉ की तो मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे जो आंसर बन रहा है 1.7 और यहाँ पे आ रहा है 0.05, तो ये आंसर बन जाता है 1.75। क्योंकि अगर ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव खुद से लिख लेना है। तो ये 1.75 मेरे पास यहाँ से आंसर आ रहा है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में खुद लिखना पड़ता था। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे जस्ट सॉल्व करना है हमने, और सॉल्व करते हुए हमें अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। अब मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ये जो 2050 है ये दूसरी तरफ जाके 1.75 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे
ये नेगेटिव है ये वैल्यू यहाँ पे, तो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। मैं वरना ये भी हम कर सकते हैं कि ये जो 6790 था हम इसे दूसरी तरफ ले आए, मैंने इसे शिफ्ट कर लिया है, ये राइट हैंड साइड पे था, मैंने इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया हूँ। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये x का आंसर आ रहा है। यही हमारे पास आज का जो लेक्चर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो यही था। आप लोगों को इसे देख लेना है, समझ लेना है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। होपफुली ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कुछ वो मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल से रिलेटेड। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी देके x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। आपको इसे चेकआउट कर लेना है, कोई मसला हो तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।